देखो तुम यहाँ बाद में मिलेगा, तुम्हें बाद में बात करेंगे ना तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत हो भाई, तुमको बात नहीं, शाम तुम्हारा बाद में पहले बोला ना बात करूंगा करके। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, कुछ पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित, जिन्होंने पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम किया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कारों से जो सम्मानित है, ऐसे सभी आदरणीय महानुभाव, विशेष रूप से पानी में रुचि रखने वाले और जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनका मार्गदर्शन और अनुभव हमें भविष्य की प्रेरणा देगा, ऐसे उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो सम्माननीय अतिथिगण बाहर से आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है, उन सब अतिथियों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए। ये जो पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था है, इसके 25 साल हमने पूरे किए। राजनीति में होने के बाद भी एक आदत रही है कि प्रसिद्धि और पब्लिसिटी नहीं करना, और इसके कारण हमने इस कार्य की कभी प्रसिद्धि नहीं की। मेरे आजू बाजू के लोग पूछने लगे कि आप 25 साल से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को हम अपना काम करते थे, और ये काम करते समय जो केवल एक काम मैंने नहीं किया, मेरे साथ अनेक जियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि भूगर्भ शास्त्र का संबंध वाटर कंजर्वेशन से है। जियोलॉजी के बाद जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, इन सब का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। माधव कुटस्था ने, जिसको अनेक पुरस्कार मिले हैं, वो भी काम कर रहे हैं। मेरे मित्र दत्ता जामदार है, हमारा पूरा मंडल, सचिन कुलकर्णी है, ये लोगों ने बहुत काम किया है। अभी हमने सोलर पर चलने वाला एक विशेष योजना तैयार की है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है और पंप से पानी को लिफ्ट करके हम आदिवासी गांव को पूरा उसको वाटर कंजर्वेशन के साथ, तो धीरे धीरे जो बैक वाटर है उसका उपयोग करके उस गांव को पूरा इरिगेशन का प्लान बनाकर हमने कार्य की शुरुआत की है। कुछ जगह पर सरकार की योजनाओं का भी फायदा होता है, पर ये इसकी जो प्रेरणा मिली, इसकी एक कहानी है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, तो मैं उनको आदिलाबाद लेने के लिए, यात्रा के लिए हमारे मित्रों के साथ वहां पहुंचा था। वहां आने के बाद तय हुआ था कि विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, और ये जो आत्महत्या की यवतमाल, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशी में 6 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा था, और इससे हम लोग सब व्यथित थे। और आदिलाबाद छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड पर पहले गांव में हम गए, वहां करीब 4 किसानों के यहाँ किसानों ने आत्महत्या की थी। और मैं जब उस आत्महत्या के इसमें उनके घर पर आडवाणी जी को लेकर गया, तो उनकी जो विधवा थी, वो उनके छोटा सा घर था और घर में ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते थे, तो आडवाणी जी बैठे और उनके साथ मैं बैठा, क्योंकि मराठी में बताना था। और वो आई और वो इतनी रोने लगी, और वो मराठी में अपनी स्थिति जब बता रही थी, तो मुझे मराठी का ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में करके आडवाणी जी को बताना था। पर ये बताते समय मेरे भी आंखों में आंसू आए, क्योंकि जो परिस्थिति देखकर मुझे लगा कि हम जिस समाज में रहते हैं, संवेदनशील मन के हैं, वहां इस प्रकार से लोग अगर आत्महत्या करते हैं तो क्या मतलब है काम करने का, हमारा उपयोग क्या है। और इसलिए तभी से मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। Politics not is only, it means that only power politics.
समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण रचनात्मक दृष्टिकोण से ये काम करना, ये राजनीति में सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसका फायदा इतना है, ये जिस प्रकार से काम करेगा उस नेता को ना पोस्टर लगाने की जरूरत है, ना कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं 15 साल से सांसद बना हूं, पोस्टर बैनर लगाना बंद कर दिया और लोगों को भी ये बताया कि एजेंडा मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं। और जो जात पात की बात करेगा उसको ठोकूंगा लात। हम सब एक है, हम जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर हम एक है, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हम एक परिवार है, हम मिलकर काम करेंगे। और मेरा अनुभव ऐसा रहा कि बहुत लोग समझते हैं, लोग अच्छे हैं, हिम्मत करने की जरूरत है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने उस समय हमारे एमपी एमएलए को कहा था कि शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए हमने काम करना चाहिए। और ये काम करने की प्रेरणा हमको मिली। ये विशेष रूप से 25 साल पहले का ये जो उदाहरण था, इसमें परिणाम हुआ कि जब मैं वहां से ये सब देखकर अस्वस्थ होकर आया, तो उस दिन बाद में थोड़ी देर के बाद हिंगनघाट करके शायद गांव था, उसके पहले अडवाणी जी का भोजन था। तो मैं भोजन नहीं कर पाया क्योंकि लगातार मेरे चेहरे पर की अस्वस्थता, वो जो उदाहरण से थी, वो बहुत ही मैं डिस्टर्ब हो गया था। और उस दिन मैं सोचने लगा कि क्या ये प्रश्न सुलझाया नहीं जा सकता, क्या कारण है ये, क्यों हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार से लोग मर रहे हैं। और ये सोचते सोचते जो कारण आया, उसमें से प्रमुख कारण ध्यान में आया कि हमारे विदर्भ में पानी की समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए पानी की समस्या में हम लोग जब तक इरिगेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा। और उसी समय में ये करते करते खानापुरकर जी बैठे यहाँ, इन्होंने हमको प्रेरणा दी। और ये जो धुलिया जिला है, वहाँ अमरीश पटेल वहाँ के विधायक है, नौगांव का है ना, शिरपुर। तो शिरपुर में मैं, उन्होंने बहुत आग्रह किया था, मैं वहाँ गया। और जब मैंने देखा कि उन्हें बड़े प्रमाण पर काम किया, कुओं में पानी आया, अनेक किसानों के खेत में पानी आया, तब मेरा विश्वास हो गया कि एक तरफ बाढ़ हो रही है, गांव बर्बाद हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर लोगों को पीने के लिए उसी गांव में पानी नहीं है। ये कैसी विसंगति है। और इसी भाव से जब मैं वहां से आया तो कुछ इसी प्रकार के काम करने वाले हम कुछ लोग इकट्ठा हुए और यहाँ ये पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था की स्थापना हुई। और इसलिए जब 25 साल पूरे हुए तब मेरे मन में आया कि अब कार्यक्रम कोई 25 साल होती है तो बड़ा कार्यक्रम होता है, गौरव होता है सबके काम का। मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे कहा उन्होंने क्या करना चाहिए, बोला अभी हमने ऐसा है कि हमारे समाज की 2 वीक पॉइंट है, उनका 2 लोगों पर बहुत विश्वास है, एक तो सरकार पर और दूसरा भगवान पर, गॉड एंड गवर्नमेंट। तो मैं इस पहले से इस मत कहो कि दोनों को बाजू करो, ये दोनों अगर काम करते तो देश कब का बदलते रहता। अगर देश को बदलना है तो व्यक्ति को जगाओ, समाज को जगाओ, लोग का सहभाग से काम करके हमें लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। और ये 25 साल के हमारे सक्सेसफुल अनुभव के बाद ये संभव है। मैं दुनिया की बात नहीं करता, मेरे यहाँ से 40-45 मिनट पर 60 एकड़ खेती है, धापेवाड़ा करके गांव है प्रसिद्ध, और वो गांव मेरी प्रयोगशाला है। बहुत लोगों को मैं टनल रोड ब्रिजेस में मालूम है, टनल रोड ब्रिज में तो समय ही नहीं खराब करता, मैं काम ही नहीं करता उसमें। मैं 90% मेरा समय सामाजिक कार्य और रचनात्मक कार्यों में है। साड़ियाँ बनाने का काम करता हूँ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता हूँ, अभी ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल और अनाज के 5 दुकानें खोला हूँ। ये मेरा धंधा नहीं है, ग्रीन पावर तैयार करता हूँ। और ये सब के पीछे एक सोच है, और भगवान की कृपा से मुझे अनेक प्रयोग असफल भी होते हैं और कुछ सफल भी होते हैं। मैं बालों को खरीदता हूँ, तिरुपति से 4 ट्रक बाल लाता हूँ, उससे एमिनो एसिड बनाता हूँ, और अभी अच्छा से 3-4 करोड़ का सेल होता है। वो प्लांट बूस्टर है।
मैं ऑर्गेनिक खाद 25,000 टन बनाता हूँ, 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, इथेनॉल तैयार करता हूँ, सबके पीछे एक और ऐसे बहुत प्रोजेक्ट करता हूँ। 2,500 करोड़ के टर्नओवर हो गए, पर इस सबके पीछे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। अब उससे डिवीजन कर दिया, क्योंकि मैं जो सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ वो अलग है, और जो मेरे लड़कों को का उनका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, उनको लेना देना नहीं है। मैंने बोला तुम्हारा व्यवसाय तुम अलग करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करूँ। पर यह करने के साथ साथ एक अनुभव मेरे यहाँ का मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ अप्रैल और मई में जो पंप चलता था 3 हॉर्स पावर का, मेरे पास 3 कुएं थे, 1 घंटा चलता था। अब इसी आइडिया का उपयोग मेरे हमारे चंद्रभागा नदी, हमारे विधायक आशीष देशमुख है वहां, और वो अब पूरे गांव में हमने नदी का भी खोलीकरण रुंदीकरण हुआ, नाले का भी हुआ, और मैं खुद जिसका फायदा मुझे मिला वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 कुएं हैं, 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप है, 60 एकड़ का इरिगेशन है, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि मेरा कृषि उत्पादन में बहुत अच्छे प्रयोग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ, क्योंकि मैंने वो हमारा खाद है विशेष रूप से प्रेस मड और स्पेंट वॉश से बनता है, भू सुरक्षा, वो इतना अच्छा है कि मुझे 1 एकड़ में, वैसे 1 एकड़ एवरेज, वैसे 10 एकड़ गन्ना था। फिर तुअर लगाई, ऑर्गेनिक तुअर 1 एकड़ में 15 क्विंटल हुई। अब मैंने जो 350 क्विंटल तुअर हुई थी उसकी दाल बनाई, दाल बनाने के बाद उसका ब्रांडिंग किया, और अभी मैं जो दाल के भाव है उससे लगभग 5-10 रुपए के फर्क से मैं रेसिडो फ्री अब ये दाल बेचता हूँ, उसका ब्रांडिंग हो गया, और मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को कहने की। अभी जो हमारे कोऑपरेटिव स्टोर में रखता हूँ, तो मैं इस बार 40-45 लाख की दाल मेरे खेत की बेची जाएगी। फिर मैंने उसके दुकानें खोली प्रयोग करने के लिए। मेरे यहाँ 1-1 किलो का अनाज हुआ, अपना प्याज हुआ, 1 किलो का प्याज, और मैंने हिमाचल से सील लाया। सील लाने में उसकी टेस्ट इतनी अच्छी है कि वो प्याज खा रहे कि सफरचंद खा रहे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ के नागपुर के लोगों ने खाया, बहुत पसंद गया। तो प्याज हुआ, तुअर की दाल हुई, और इस बार ये सब करते समय मैंने कहा कि किसानों को बचत करनी है तो पहली बार डीजल मुक्त करना चाहिए। तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, मेरे घर पर सोलर के पैनल लगे हुए हैं, मेरा ट्रैक्टर उसी पे चार्ज होता है, तो मेरा डीजल का खर्चा 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में खेती होती है। ड्रोन से स्प्रेइंग होता है, और अभी मेरे पास, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और सब डंडा लेकर बैठा हूँ, सब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट गाड़ी वालों के पीछे। तो मैंने कहा कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए इलेक्ट्रिक पर, बायो सीएनजी और इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन पर, हाइड्रोजन पर, और अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल पे चाहिए, ताकि किसान की बचत 1 से 1.5 लाख रुपए साल की होगी। और अगर आप नहीं करोगे 1 साल में, तो मैंने यूरो 6 के एमिशन नाम की फाइल दिखा दी उनको, तुम सीधे चलो करो, नहीं तो साइन करके, बोले साहब 1.5 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी, तो चूल्हे में जाओ। ये करना है क्या तो ट्रैक्टर दिखाओ। अभी आइशर कंपनी का मेरे पास ट्रैक्टर आया, अब फ्लेक्स इंजन का बना, इलेक्ट्रिक का बना। अब मैंने कहा हार्वेस्टर भी इसके बनाओ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी इसको बनाओ। मैं अभी इस कार्यक्रम में आया हूं, मेरी गाड़ी है इनोवा की, टोयोटो। इनोवा कंपनी जानते, टोयोटो कंपनी जानती, इनोवा गाड़ी जानती, बहुत पॉपुलर है। मेरी गाड़ी फ्लेक्स इंजन पर है, जो बाम्बू से, राइस स्ट्रॉ, परली से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है। इथेनॉल की कीमत 65 रुपए लीटर है, और पेट्रोल की कीमत आज 120 रुपए, अभी बढ़ रही 3 रुपया। तो मैं अभी ये गाड़ी 1.5 साल से यूज कर रहा हूं, तो मेरी गाड़ी का खर्चा पेट्रोल की तुलना में एवरेज अगर आप लेंगे, 1.5 साल से मैं चलाता हूँ, गाड़ी चलती है, तो उसका खर्चा, उसका एवरेज है 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाता है। यानी इधर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो मेरा कहना है कि पानी से लेकर कितने अच्छे परिणाम निकल सकते देखो। और हमारा किसान ईंधन दाता जो है वो अभी ऊर्जा दाता भी बना है। अब ऊर्जा दाता नहीं तो आगे चलकर वो बिटुमिन दाता भी बन गया।
ये जो राइस स्ट्रॉ है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ और बगास, इसका बिटुमिन बना और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSR ने प्रयोग करके जब बनाया तो ये आशीष जायसवाल जी बैठे हैं, इनके यहाँ मनसर करके गांव है, नागपुर जबलपुर रोड पर, वहां 1 किलोमीटर रोड हमने किसानों ने तैयार किए, बिटुमिन जो तैयार किया वो बायोमास से तैयार किया और उसका 1 किलोमीटर रोड सक्सेसफुली हुआ। और अब मैंने उनको कहा कि ऐसे सरकारी काम मत करो, अब ये टेक्नोलॉजी बेचो। तो दिल्ली में मेरे हाथ से 25 लोगों ने टेक्नोलॉजी खरीदी की है इंडस्ट्री ने। अब हम बिटुमिन भी किसान के द्वारा तैयार होगा, यानी इथेनॉल तैयार हो गया, बिटुमिन आ गया, अब हवाई ईंधन ये भी तैयार हुआ। अब पानी का उपयोग करके तैयार हो गया, लेकिन हमारे सर गोसेखुर्द देखो तुम यहाँ बाद में मिलेगा, देकर सर हम बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हें बाद में बात करेंगे ना तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत हो जाओ, तुमको बात नहीं, शाम तुम्हारा बाद में मैंने बोला ना बात करूंगा करके, तुम भरते यार कार्यक्रम में मत करो। चल बाहर जाओ, बाहर जब बाद में मुझे मिलने के लिए तब बात करूंगा। तो स्वाभाविक रूप से ये हुआ है, इनका एक प्रकल्प है इरिगेशन का, उसके लिए उनके कुछ कार्य मांगे हैं, ये व्यासपीठ उचित नहीं है, उनके बात का जरूर सुलझाएंगे। तो पहली बात यह हुई है कि अन्नदाता, ऊर्जादाता, विटामिन दाता, ईंधन दाता से हवाई ईंधन दाता बना। स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज हमारे देहरादून से दिल्ली किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पर आया। उसके बाद विस्तारा कंपनी का भी आया और आज ये स्थिति आई है कि विशेष रूप से आने वाले समय में हमारे एविएशन फ्यूल में 5% हम लोग बायो एविएशन फ्यूल डालेंगे तो वो भी किसान का स्तोत्र बनेगा। अब हमें पानी से बायोमास का जनरेशन बढ़ाना है और उसी से किसान को समृद्ध संपन्न करना है। तो इसमें सबका मूल है पानी, और इसलिए जो पानी बढ़ेगा, मैं कल बारामती में था हमारे पालकी मार्ग पर, और उसमें विशेष रूप से अनेक तालाब बने और वो तालाब के कारण आजू बाजू के कुएं का पानी का स्तर बढ़ा। अभी हमारे यहाँ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, कल वो बीसी साहब आने वाले हैं, वहां 36 तालाब बने। बुल्ढाना पैटर्न में अजिंठा से बुल्ढाना तक, वो भी वहां के प्रतापराव जाधव मंत्री है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ के करीब 17,000 किसान धनगर समाज के माइग्रेट होते थे और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वाटर कंजर्वेशन के कारण पानी की लेवल बढ़ गई, अब कोई भी नहीं जाता। और इसलिए अभी हमने मदर डेयरी को लाया। अब किसानों के लिए 5 लाख 6 लाख लीटर दूध लेते हैं, अब 50 लाख लीटर लेने की योजना बनाई है, तो किसान को पूरक धंधा मिलेगा। और ये जो डेयरी के लिए जो ग्रीन ग्रास है, अब ये लगाने लगे लोग, ये दिवे साहब बैठे यहाँ, वो उसको, वो जो पूरा ग्रीन घास जो है उसको पैक करते प्लास्टिक के फिल्म में और वो साल भर ग्रीन घास मिलता है। तो धीरे धीरे एक पानी से किसान की समृद्धता और संपन्नता बढ़ने की शुरुआत होती है और धीरे धीरे इन सब प्रयासों से हमारे किसानों की आत्महत्या रुकेगी, ऐसा ब्रॉड कार्यक्रम हमारा था। और इसका मूल था जल संवर्धन, और जल संवर्धन का ये जो विशेष रूप से जो कार्यक्रम विदर्भ तक हम सीमित थे, तो आज 2 प्रकार का कार्यक्रम है। आज की जो परिषद है वो हमारी जल संवाद के नाम से है, और कल जो कार्यक्रम है उसमें पानी में काम करने वाले विशेष रूप से फिल्म अभिनेता आमिर खान जी, नाना पाटेकर जी, मकरंद अनसपुरी जी आने वाले हैं। और हमने ये किया कि अभी सब जगह करना चाहिए देश में, पर हमारी ताकत सीमित है, और ये ताकत जो सीमित है तो हमने ये तय किया कि पहले विदर्भ से शुरुआत करें और तागे लाकर ये मूवमेंट देश तक आगे खाने कोने तक जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये जो कल का कार्यक्रम है, इसमें हमने विदर्भ में जितनी ग्राम पंचायत है उनके सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण और वहाँ के जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी एमएलए,
एमपी सबको बुलाया और अब हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं कि ये जो मूवमेंट है ये हर एमएलए एमपी वहां के लोग अपने क्षेत्र में शुरू करें। तो अभी समीर कुणावार जी ने मुझे कहा कि हमारा डीपीआर बनाने का, क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट होता है, तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप हमको लिखिए, हमारी टेक्निकल टीम है, हम फ्री ऑफ चार्ज विदर्भ में जितने गांवों में जल संवर्धन का काम करेंगे उतने डीपीआर हम फ्री ऑफ चार्ज आपको बनाकर देंगे, हम मदद करेंगे। इसके लिए और रिटायर्ड लोगों का सहयोग लेंगे। और डीपीआर बनने के बाद मैंने आशीष जायसवाल जी को एक बात कही कि सरकार के तरफ हो गए, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक समय ऐसी योजना तैयार करो कि जिसमें लोग का सहभाग हो। लोक सहभाग एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई गांव के 2-4 ट्रैक्टर वाले आ जाए, एक आधा प्रोक्लेन मशीन है, जेसीबी है, वो कहीं से हमें मिले। और विशेष रूप से हमारे यहाँ, मैं जिस गांव में हूँ वो गांव भी डार्क एरिया में आता है, कलमेश्वर तालुका, फिर काटोल नरखेड़ वही स्थिति है, वरुण मोर्शी वही है, वो तीनों सब एमएलए यहाँ उपस्थित है और यहाँ ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा यहाँ अगर ये काम करेंगे कि नदी नालों का खुलीकरण करेंगे, तालाब की जो मिट्टी है उसको निकालकर उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जो डैम है उसमें की कैपेसिटी बढ़ाएंगे और जल संवर्धन और जल भरण के जो अनेक योजनाएं हैं वो अगर कार्यान्वित करेंगे तो हमारे यहाँ की वाटर लेवल बढ़ेगी। आप देखिए सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनमें क्या करते हैं, वो हर महीने में पैसा डिपॉजिट करते हैं और रिटायर होने के बाद फिर वो पैसे से उनका उधर निर्वाह होता है। पानी ऐसी चीज है कि हम पानी को डिपॉजिट करते जाएंगे और जल स्तर को बढ़ाते जाएंगे। और ये बात है कि सुधीर जी ने अभी यहाँ 50 करोड़ पेड़ लगाए। आज उनको इसलिए बुलाया कि पानी जहां आएगा वहां पेड़ लगाना पड़ेगा। अब पेड़ बांबू के लगाना है क्योंकि वेस्टलैंड जो पड़ी जमीनें बहुत बड़ी है, हमारी जितने जमीन में हम क्रॉप निकालते हैं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा जमीन वेस्टलैंड है। वो मोहन धारिया जी थे, अन्ना, उनका रिपोर्ट है। और इसलिए उस वेस्टलैंड में हम बांबू लगाएंगे। और मैंने अभी इसके ऊपर काम शुरू किया, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हुआ है कि बांबू के 8-8 mm के टुकड़े निकालेंगे। वो टुकड़े निकालकर हम व्हाइट कोल करके उसको उपयोग में लाएंगे। तो 4000 कैलोरिक वैल्यू होगी तो 4000 करोड़ उसका कीमत कोयले के बराबर मिलेगी। और ये कोयले का अल्टरनेटिव करके यूज होगा। और ये अगर होगा तो ये पूरी वेस्टलैंड ग्रीन हो जाएगी, तो ग्रीन कवरेज बढ़ेगा। और बांबू ये ग्रास है और हर बार वो काटेंगे फिर नया आएगा, तो एक तरफ पर्यावरण की भी रक्षा होगी, युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक प्रकार से गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होगी। और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में जल संवर्धन की ये जो मूवमेंट है इसको आगे ले जाना है। जहां जल संग्रह बड़ा है वहां कुएं पर इलेक्ट्रिक पंप के बजाय सोलर पंप ही लगाना आग्रह से। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को कहा, वो अभी कोई इलेक्ट्रिक पंप ही नहीं दे रहे, सोलर पंप दे रहे हैं। और सोलर पंप के कारण ऊर्जा की जरूरत नहीं है, नेचुरल ऊर्जा है। और दूसरी ओर ये पानी से ड्रिप लगाएंगे। अब आगे की बात तो बहुत बड़ी है कि हम जैसे ये जल में काम करते हैं, किसानों में भी 21 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे 5 लाख किसान हमारे इसको फॉलो करते हैं। हमारा एग्रो विजन होता है, लाखों किसान आते हैं, 40 वर्कशॉप होते हैं। अभी हमने AI इन एग्रीकल्चर शुरू किया। वो AI इन एग्रीकल्चर ऐसा है कि मेरे खेत में एक छोटा वेदर स्टेशन लगा है, मॉइस्चर गिनने का मशीन लगा हुआ है और मेरे खेत का उसका कनेक्टिविटी अमेरिकन सैटेलाइट से है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हमें रिपोर्ट भेजता है। हमने SOP बनी है बारामती विज्ञान केंद्र के साथ, गन्ने की, तुअर की और ऑरेंज की। हमने 3 SOP बनाई है। मैं परसों दिल्ली उतरा तो मुझे SMS आया, मेरे खेत के फोटो आए और उसमें लिखा था कि अभी पानी की जरूरत है। 8 दिन के बाद ये नया डिसीज आने की संभावना है गन्ने पर, ये स्प्रे मारना चाहिए क्योंकि SOP बनाई है उसकी। अब स्थिति ऐसी है कि जब 10 से 15 हजार रुपए एकड़ केवल AI का खर्चा है और विदर्भ में संतरा होता है। मैं किसानों को लेके वेलेंशिया गया था, स्पेन,
तो वैलेंशिया में जाकर वहां से हमने 1 एकड़ में वहां 25 से 30 क्विंटल 30 टन संतरा होता है और हमारे यहाँ 3 से 5 टन होता है। तब हमारे ध्यान में आया कि उसकी एसओपी बनाकर अगर पानी ठीक से मिलता है तो हम 15 से 20 टन गए तो किसान का कितना फायदा होगा। और इसलिए अल्टीमेट उसका है एआई, और एआई उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, उसके साथ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करेंगे, उत्पादन खर्चे को कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाएंगे और फिर उसका मार्केटिंग करेंगे। पर जब तक खेत में कुएं में पानी नहीं होगा तो संतरे को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जल संवर्धन करना यह एक स्टेप है और इसके बाद इंटीग्रेशन में आगे तक जाना ये हमारा उद्देश्य है। और इस मिशन को जब आखिरी स्तर तक जाएंगे तभी होगा कि जब हर किसान समृद्ध संपन्न होगा, हर किसान की आमदनी बढ़ेगी, गांव स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे और ये जो उत्पादन किया हुआ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट तक चला जाएगा। तब वहां कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। हम इसमें सब जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का ग्रुप है, इंटीग्रेटेड है, पर मूल संबंध पानी से है। और हमारे यहाँ की समस्या यही है कि पानी का अभाव। एक बहुत बड़ी भगवान ने कुदरत में भगवान का जैसी इच्छा वैसे ही होता है। पानी की समस्या ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल उतनी नहीं है। हमारे यहाँ 450 फीट जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता। पानी की समस्या की शुरुआत होती, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, पानी की समस्या की शुरुआत होती है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ये मुख्यतः यहां ज्यादा समस्या है और इसमें भी कुछ डार्क जोन है और इसलिए सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। इसने किसी ने तो ये भाषण में कहा कि वाटर ग्रिड बनना चाहिए, हमने योजना तैयार की। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था 49 एक बेसिन का वाटर दूसरे बेसिन में लेना और उसको बाढ़ मुक्त करना, अभी केन बेतवा उसी का भाग था। और धीरे धीरे ये पानी जो है ये जहां एक्सेस वाटर है वो दूसरी जगह ले जाना, गंगा से कावेरी की कनेक्टिविटी। अब देखो इन्होंने बात बताई कि भविष्य में पानी की स्थिति कैसे होगी। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का एक पोलावरम डैम है, मैंने उसको पैसे दिए, मैं 5-6 बार वहां गया हूं, काफी पूरा हुआ है। वो गोदावरी के ऊपर है और गोदावरी का पानी जो है वो डैम बनने के बाद 1300 टीएमसी पानी आगे वो जो है राजमुंद्री उधर समुद्र में जाती है, गोदावरी पूरा पानी समुद्र में जाता है। आज नर्मदा का पानी गुजरात के बाद आगे समुद्र में जाता है। तो आने वाले समय में हमें ये जो स्वीट वाटर है इसको बचाना होगा और ये जो पानी है उसके लिए हमने योजना बनाई थी। ये जो गोदावरी का एक्सेस पानी ये छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से आता है। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है, वहां भविष्य में कोई डैम बनाना ही संभव नहीं है क्योंकि इतना थिक फॉरेस्ट है। और जो इंद्रावती से लेकर बाकी नदियां आती है और आगे पानी समुद्र में जाता है गोदावरी में मिलकर। तो योजना बनाई थी कि गोदावरी का एक्सेस वाटर ये पेनार में, पेनार का कृष्णा में और कृष्णा का कावेरी में, तो ये तमिलनाडु के टेल एंड तक जाता है। और तमिलनाडु के मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया। वैसे मैं जब मंत्री था तो 23 झगड़े 1970 से चल रहे थे, तो उसमें 17 मैंने सुलझा है। तो मैं दरवाजा बंद करता था और बोलता था अभी सॉल्यूशन निकालो, नहीं तो दरवाजा नहीं खोलता। तो थोड़े विवाद होते थे पर 17 छूट गए। अब प्रश्न यह है कि पानी को बाढ़ मुक्त अगर देश बनाएंगे तो बहुत नुकसान बचेगा और एक बेसिन का वाटर दूसरे बेसिन में जाएगा तो ये वाटर ग्रिड बनेगा। और ये वाटर ग्रिड बनाने का भी बहुत बड़ी योजना है और ये प्रोजेक्ट की कीमत भी बहुत ज्यादा है। पर मुझे लगता है कोई बोलता है छोटे बनाओ, मध्यम बनाओ, मीडियम बनाओ। भाई जिसको जो बनाना बनाओ ना, हमारा तो फुकट का काम है, हम तो फुकट में तालाब बना रहे हैं। हमें एनएचआई को मिट्टी लगती है, खोदते हैं, रोड पे डालते हैं, बस तालाब बन जाता है। नदी नालों का खोलीकरण होता है। तो जिसको जिस मार्ग से जाना है पानी का संरक्षण करो, पानी को बचाओ, पानी का स्टोरेज बढ़ाओ, जल संवर्धन करो ज्यादा,
ताकि वाटर लेवल बढ़े और ये जो पानी है बाढ़ से आकर जो नुकसान करता है वो ना करे। इसके बारे में एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग के आधार पर हमें देश में काम करना होगा। हमारे 25 साल पूरे हुए। अब 25 साल पूरे होने के बाद अब हमारी कोशिश है कि हम मदद करेंगे पर यह जन आंदोलन बने, ये लोग पब्लिक मूवमेंट बने और पब्लिक मूवमेंट में जो ग्राम पंचायत के सदस्यों से लेकर एमएलए तक है वो आगे आए और कुछ जगह पर जहां सरकार की मदद हो सकती कि डीजल डालने के लिए बाकी कुछ खर्चों के लिए जाए और लोग भी कुछ श्रमदान करें और ये काम अगर यशस्वी होता है तो लाइफ लॉन्ग परमानेंटली उन गांवों की समस्या सुलझाई जा सकती है। जिस क्षेत्र में हमारी पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था ने काम किया उसके परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं। वो गांव समृद्ध संपन्न हुए हैं। उस गांव के कुएं में पानी आया, सोलर पंप लग गया, किसानों का उत्पादन बढ़ा और किसान कर्जमुक्त होने लगा। अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा और इसलिए यही भाव से लेकर ये और जनता तक जाए, इसलिए आज जल संवाद है, कल जल क्रांति परिषद है और दोनों कार्यक्रमों के द्वारा हम सभी लोकप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठनों को, विचार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ है और सबको एक दिशा में प्रयास करने के बारे में चिंतन करने वाले हैं और जो जो अपने हिसाब से जो है वो करेगा। आवश्यकता नहीं हम कह रहे वही करो, आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन होगा तो वो करो, पर पानी रुकना चाहिए, वाटर लेवल बढ़नी चाहिए। और हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो धीरे धीरे किसान समृद्ध संपन्न बने, उसके साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। जो सुधीर भाव ने 50 करोड़ पेड़ लगाए उसको ई टैग किया है और बांबू ऐसा है कि बांबू अगर हम लगाएंगे तो उसके कारण ये ऊर्जा तैयार होगी। केवल मैंने जो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट लिया मेरे लड़के को, जो पावर प्रोजेक्ट है उसको 300 ट्रक बांबू रोज का लगेगा, 8 mm के टुकड़े, और जब एक्सपेंशन होगा तो 600 ट्रक लगेगा। तो हिसाब करने लगा घाटे का, मैंने ये मत करो। अब हम लोग ये योजना कर रहे हैं कि किसान वेस्ट लैंड पर बांबू लगाए और कोई खरीदना नहीं वाला तो हम लेते हैं, हमें यहाँ पहुंचा कर ला कर दे और कम पैसे में उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हुई। तो डीजल पर बजाय ट्रैक्टर सीएनजी पर, इथेनॉल पर चले, इलेक्ट्रिक पर चले। जो कटिंग मशीन है उसके लिए कैसा सस्ता करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके किसान को 2 पैसे कैसे मिलेंगे और पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी। मुझे लगता है ये कठिन है पर असंभव नहीं है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं कि आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये विषय एक दूसरे से संबंधित है और उसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके अगर हम आगे जाएंगे तो हम निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अभी दुनिया में चर्चा हो रही है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। ये भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो के सभा में ये भाषण दिया और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। इसका अर्थ ऐसा है कि हर गांव में रोटी, कपड़ा और मकान लोगों को मिलना चाहिए, शिक्षा की अच्छी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल होनी चाहिए, गांव में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, गांव स्वच्छ होना चाहिए और यह सब संभव है। अभी हमने 80 लाख टन कचरा जो लीगेसी वेस्ट थी उसको सेग्रीगेट किया और रोड में डाल दिया। ये दिल्ली में UR2 बना है और दिल्ली मुंबई हाईवे बना है, इसमें भी हमें कचरा डाला, अहमदाबाद डोलेरो में भी डाला। और एक तो मथुरा में ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जो 80 MLD गंदा पानी था मथुरा का, उसको हाइब्रिड एन्यूटी में एक प्रोजेक्ट बना है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई और इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे, उनको मैंने बुलाया कि तुम पानी कहाँ से लेते हो मथुरा में? बोले यूपी सरकार से। तो आप कितने पैसे देते हो? बोले 25 करोड़। मैंने बोला आपको 20 करोड़ में पानी देता हूँ। और वहाँ हाइब्रिड एन्यूटी मैंने करीब 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 40 करोड़ में बन गया और वो पानी इंडियन ऑयल ले रही और फुकट में 80 MLD गंदा पानी मथुरा का शुद्ध हुआ। ऐसे अनेक इनोवेटिव मॉडल्स है जिससे हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। हर चीज को सरकार की तरफ देखेंगे तो सरकार में भी इतना बजट नहीं है। जितने बड़े बड़े काम हमको करने हैं उसके लिए सरकार के पास भी पैसे की कमी है।
हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। मैं दो बातों को जो मैं अपने जीवन में एक सिद्धांत के रूप में मानता हूँ, वो दो बातें, दो फिलोसॉफीज हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। किसी सामान्य व्यक्ति को अच्छा नेता मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है, तो वह असामान्य बन जाता है। और इसलिए समय के अनुसार टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। कालाय तस्मै नमः। उद्दिष्ट एक है, प्रगति और विकास का भाव एक है, और उसके माध्यम समय के अनुसार, रिसर्च के अनुसार बदलते रहेंगे। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और जब इसका पूरा प्रयास यशस्वी होगा तो हम कह सकेंगे कि हम पर्यावरण के दृष्टि से दुनिया के बराबर हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विचार है और एक दूसरे कोई किसी एक दो नेता के बस का नहीं है। इसको जन आंदोलन करना पड़ेगा और जन आंदोलन करते समय एक से दूसरे विषय को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए पर्यावरण के दृष्टि से देश की रक्षा करते हुए हमको आगे जाना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे 25 साल का जो कुछ काम करने का हमको मौका मिला है, उसमें लोगों के सहकार्य के बिना हम नहीं कर पाए। जिन जिन लोगों ने निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थी भाव से ये पूरा काम किया और आज भी लोग कर रहे हैं, वो कन्विक्शन के लिए कर रहे हैं, कमिटमेंट के लिए कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं मिल रहा किसी को। पर समाज में अगर रहते, देश में रहते, तो आखिर हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सब चीज फुकट में क्यों मिलनी चाहिए? हम भी हमारे प्रयासों से थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। ये भाव जगाकर इसको एक जन आंदोलन बनाना, ये 25 साल पूरे होने के बाद का हमारा एक प्रयास है। हमारा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र तक है और उसमें भी पूर्ति समृद्धि सिंचन योजना वालों का, कल्याणकारी संस्था का अभी विदर्भ तक सीमित है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं है इतना काम करने की। पर मुझे मालूम है कि आप जैसे हजारों लोग इसी उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और हम सब लोग मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे, तो शायद हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले हम लोग जरूर होंगे, पर हमारा उद्देश्य एक है। तो एक दिन निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब। एक दिन ये जो गीत था उसके अनुसार हम सबको सफलता मिलेगी और वो सफलता मिलनी चाहिए। यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप सबके अच्छे सुझाव, आपका मार्गदर्शन सब लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब महानेताओं ने किया है। हमारे यहाँ आज हमने सबका नोटिंग किया है, सबके भाषणों को लिख कर रखा है और हमारी कार्यकारिणी में हम उसका चिंतन करेंगे और आप लोगों से जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वो सीखने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उद्दिष्ट के ओर जाने की कोशिश करेंगे। और उद्दिष्ट पूरा करने के लिए जो जो लोग हैं, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कोई किसी पार्टी का हो, सबको हम बुलाते हैं और सबको साथ में लेकर ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, हमारे देश को पर्यावरण के दृष्टि से प्रदूषण मुक्त करना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से मुक्त करना और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे गांवों को और किसानों को समृद्ध बनाना, ये एक लंबी प्रक्रिया है, कठिन काम है। पर हम इसमें कुछ ना, जैसे उन्होंने कहा कि वो छोटी सी चीटी कह रही थी कि जब ये आग बुझ गई, इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में हमारा नाम होगा। तो यही महत्वपूर्ण है, जितनी बुझ सकते उतनी बुझाएंगे, चलते रहेंगे। यही हमारे सामाजिक दायित्व का, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भाव है। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के अनेक प्रख्यात इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज जल संवाद के कार्यक्रम में निमित्त उपस्थित रहे। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल का जो जल क्रांति परिषद है,
वो बहुत बड़े प्रमाण पर है और वही मोटिवेशन हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा, इसका प्रयास है। आमिर खान जी, नाना पाटेकर जी, मकरंद जी सब आने वाले हैं, उसमें भी आप उपस्थित रहिए और उसमें भी जो जो संभव होगा आपका योगदान जरूर होगा। मैं फिर से एक बार आपके उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।